नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक नया विषय भारतीय संविधान की अनुसूचियां लेके आ चुका हूं। देखिए आज हम बात करने वाले हैं शेड्यूल की। देखिए अगर अनुसूचियों की बात करें तो जब भारत का संविधान बना था तो भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई है। तो 4 जो अनुसूचियां बढ़ी है वो किसी ना किसी संविधान संशोधन, किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण बढ़ी होगी। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण बढ़ी, हर एक चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ आज बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों। तो सबसे पहले हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अनुसूची नंबर 1। अगर बात करें पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची में यहाँ पर ये बोला गया है कि भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो भारतीय संघ एवं राज्य भारतीय संविधान की पहली अनुसूची। अगर भारत की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये सिनेरियो बार बार 2014 के बाद चेंज होता रहा। अगर बात की जाए भारत, तो भारत राज्यों का संघ है, इस बात को आपने याद रखना है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि 2014 से पहले क्या होता है, कि 2014 से पहले भारत में 28 राज्य थे और 7 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। अच्छा, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे भारत में 2014 से पहले, लेकिन वर्तमान में अब कैसे कैसे है तो बहुत डिटेल से हम आप यहाँ पे जरूर देखिएगा। अब क्या होता है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना क्या बनता है, भारत का एक नया राज्य बनता है। और भारत में जो है राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 2014 से पहले भारत में 28 राज्य और 7 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 2 जून 2014 के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन जाता है, राज्य की संख्या बढ़ जाती है और केंद्र शासित प्रदेश 7 ही रहते हैं। इसके बाद एक और सिनेरियो और होता है। सिनेरियो ये होता है कि 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर जो राज्य है वो टूट कर क्या बनता है, वहाँ से 370 की धारा हटा दी जाती है और 370 की धारा हटाने के बाद जम्मू कश्मीर भी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं, एक जम्मू और कश्मीर और एक बनता है लद्दाख। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है और अगर बात की जाए लद्दाख की, तो लद्दाख की जो राजधानी है होती है वो लेह में बनाई जाती है। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में अब जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है तो 29 राज्य हो जाते हैं और राज्य जो हो जाते हैं वो राज्य कितने रह जाते हैं, 28। जम्मू कश्मीर एक कम हो जाता है और 29 से अब राज्य कितने हो जाते हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाते हैं, 9। तो भारत में 2019 के बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश और 8 क्या थे, राज्य थे। इसके बाद आगे सिनेरियो बढ़ते, अब बात आती है आपकी 31 जनवरी 2020 की। ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, मैंने बहुत ही डिटेल से इनको अपने कॉपी में एक एक चीज़ को ऐड किया है, तो आप भी इनको बहुत डिटेल से लिख लें। 31 जनवरी 2020 को क्या होता है, तो यहाँ पे दमन और द्वीप और दादरा और नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो यहाँ पे दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे 2019 के बाद, अब वो कितने रह जाते हैं, एक कम हो जाता है, तो 8 ही रह जाते हैं। तो अगर आपसे वर्तमान में पूछ ले तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पूरा सिनेरियो आपने ये बिल्कुल याद रखना है बेहतर तरीके। और अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप भी जो है बड़ा महंगा बैच नहीं खरीद सकते हज़ारों रुपए वाला, तो मात्र और मात्र जुड़िए 500 रुपये में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपके लिए यहाँ पे एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट रहने वाला है। 5 से 6 टीचर इस बैच में आपको पढ़ा रहे हैं जहाँ पर, तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो आपने देख लेना है कि 2014 से पहले भारत में 28 राज्य और 7 यूटी थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना जुड़ा तो 28 राज्य से एक राज्य बढ़ गया, कितने हो गए, 29 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश उतने ही रहे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य तोड़कर जम्मू कश्मीर राज्य टूटकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया। तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से कितने हो गए, 9 यूटी हो गए और आपके राज्य एक कम हो गया, 28 राज्य हो गए। लेकिन फिर 2020 को क्या होता है, यहाँ पे दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता, तो फिर केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से क्या रह जाते हैं, 8 रह जाते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो आपने याद रखना है।
अगला है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। अगर बात की जाए दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में आपको याद रखना है पद अधिकारियों का वेतन। जो ये राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, जो ये पद अधिकारी होते हैं ना, इनके जो वेतन की बात है, इनकी जो तनख्वाह की बात है, वो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में की जाती है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि पद अधिकारियों का वेतन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में बताया गया है? तो अनुसूची नंबर 2 में बताया गया। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अनुसूची नंबर 3 की। इसके बाद हम पढ़ेंगे तृतीय अनुसूची। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची जो है बात करती है, वो करती है शपथ की। किसकी शपथ? पद अधिकारियों की शपथ। पद अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और आपकी उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो जैसे कि राष्ट्रपति के शपथ की बात आर्टिकल नंबर 60 में की जाती है, आपका उपराष्ट्रपति के शपथ की बात 69 में की जाती है, और 159 में भारत के राज्यपाल की शपथ की बात की जाती है। अच्छा, अगर बात करें आपके राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, बहुत बार मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। मतलब आपस में दिला रहे, भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो आपस में शपथ दिलाने का कार्य इन दोनों के द्वारा यहाँ पे होता है। उसी प्रकार, और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जज होते हैं? देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं ऐड करके लाया हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 33 + 1 34 जज होते हैं, 33 अन्य जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट में कुल जो न्यायाधीश होते हैं वो 34 होते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 69 ये बात करता है उपराष्ट्रपति के शपथ की। तो उपराष्ट्रपति को शपथ भी और त्यागपत्र भी कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा उसको शपथ कौन दिलाएगा? सर, राष्ट्रपति दिलाएगा। और उपराष्ट्रपति को भी शपथ कौन दिलाएगा? आपका याद रखना है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसको शपथ भी राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। तो याद रखना है। अच्छा, उसी प्रकार राज्यपाल राज्यपाल राज्य का एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा, देखो, राज्य के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट, और देश के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। तो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का CJI, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। याद रखना है, और ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 214 में। तो याद रखना है, जो पद अधिकारियों की शपथ है वो किस में बात की गई है? भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में इसकी बात की गई है। तो एक एक बात आपको बहुत डिटेल से याद रखनी है। देखिए, जितनी बेहतर तरीके से चीज़ों को याद रखोगे उतनी बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। इसके बाद अनुसूची नंबर 4 की बात करेंगे। इसके बाद है चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में जो बात की जाती है वो बात की जाती है राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व। तो राज्यसभा में जो सदस्य के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, अगर उसकी बात करनी है वो किस में की जाती है? तो ये की जाती है आपका जो अनुसूची नंबर 4 है उसमें की जाती है। उसी प्रकार अगर बात करूं मैं अनुसूची नंबर 5 की, तो अनुसूची नंबर 5 में क्या बोला गया? तो इसमें SC ST क्षेत्र, जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र है, उनमें प्रशासन की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 5 किसकी बात करती है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 5 जो है वो क्या करती है? जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो क्या करेगी? प्रशासन की बात करती है। उसी प्रकार अनुसूची नंबर 6, लेकिन अनुसूची नंबर 6 भी सेम है, इसमें भी SC और ST जो क्षेत्र है उसके प्रशासन की बात की गई है, लेकिन ये प्रशासन विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की गई है। तो याद रखना कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो आपका क्या है, आपका जो इस क्षेत्र में जो आपका इनके लिए विशेष क्षेत्र का प्रशासन। और ये PGD के पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ये PGD हिंदी का एग्जाम था, कि असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के लिए किस अनुसूची में जो है विशेष प्रशासन की बात की गई है? तो SC ST क्षेत्र जो कि असम के, मेघालय के, त्रिपुरा के और पूरे देश में अगर बात करूँ SC ST क्षेत्र में प्रशासन की, तो ये अनुसूची नंबर 5 में की गई है। और अनुसूची नंबर 6 में जो है वो ST ST क्षेत्र के प्रशासन इसकी बात की गई है। इसके बाद अगला अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद है आपका अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में जो है वो किसकी बात की गई है? तो अनुसूची नंबर 7 में इसमें 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब कि आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंक्रीट लिस्ट। अच्छा, अगर बात करते हैं यहाँ पे डिटेल से,
तो सातवीं जो अनुसूची है, सेवन्थ जो शेड्यूल है, यहाँ पे इसी प्रकार की बात होती है। अगर बात करें संघ सूची की, तो संघ सूची में कानून बनाती है केंद्र सरकार। कौन बनाती है भैया? केंद्र सरकार बनाती है। दूसरा है आपका यहाँ पे राज्य सूची। तो राज्य सूची, जिसका नाम ही राज्य आ रहा है, राज्य के आगे, तो यहाँ पे जो कानून बनाएगी वो बनाएगी भैया आपका राज्य सरकार। और अगर बात करें समवर्ती सूची की, तो यहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों मिलके क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। अच्छा, ये तो हम बहुत डिटेल से समझ गए। अगर बात की जाए संघ सूची की, तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संघ सूची में पहले कितने विषय थे। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे और वर्तमान में जो है अब इसमें 100 विषय हो चुके हैं। तो याद रखना है, थोड़ा मैंने ये टाइट कर दिया था फ्लो में, तो मैं थोड़ा इसको खुला लिखना चाहिए था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगले बार से इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो वर्तमान में 100 विषय है आपके किसमें? संघ सूची में। और पहले जो है वो कितने विषय थे? 97 विषय थे। अगर बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय रह गए हैं। उसी प्रकार अगर बात करें समवर्ती सूची की, तो पहले इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय रह गए। तो एक एक करके आपको इनको बहुत डिटेल से पढ़ना है कि पहले कितने विषय किस सूची में थे। तो तीनों देखना है, संघ सूची में भी पहले विषय देखने, वर्तमान के देखने हैं। उसी प्रकार आपने राज्य सूची के भी देखने, राज्य सूची में पहले कितने थे, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय है। उसी प्रकार आपने याद रखना है, आपका समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब जो है 52 रह चुके हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको इसको काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके अंतर्गत अगर बात करें संघ सूची की, तो संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? संघ सूची वही जहाँ पे जो कि केंद्र के अधीन कार्य करती है। तो संघ सूची में आपका देखो रेल, सीधा क्वेश्चन आता है कि रेल आपका भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आएगा? तो रेलवे डिपार्टमेंट, कभी आपने सुना है हिमाचल रेलवे बोर्ड, यूपी रेलवे बोर्ड? नहीं भैया, भारतीय रेलवे बोर्ड। तो ये डाक जो है इसी के अंदर का आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपका अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा आपका देखो वायुयान, आपने सुना होगा, वायुयान भी इसी में आएगा। आपका विदेशी मामले, ये भी संघ सूची, ये भी केंद्र सरकार ही विदेशी मामले को, कभी ये तो नहीं सोचते कि सुकू सरकार जो है वो इस देश से विदेशी मामलों के चलते इस मिलने गए। कौन जाते हैं? विदेश मंत्री जाते हैं। अच्छा, रक्षा मंत्रालय भी देश के अधीन आता है। आपने नहीं सुना होगा हिमाचल रक्षा मंत्रालय, तो ये रक्षा मंत्रालय भी वैसे ही आता है। डाक भी आपका इसी सूची में आता है। जनगणना जो है वो देश की होती है, कभी हिमाचल की जनगणना नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग, तो बैंकिंग भी जो है वो आरबीआई पूरे देश का बैंक है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे विषय, रेलवे है, वायुयान है, आपका विदेशी मामले है, आपका रक्षा है, आपका बैंकिंग है, आपका क्या है दूसरा है आपका जनगणना। तो सारे के सारे मामले जो है वो किस में आता है? तो ये सारे के सारे मामले जो है वो आपके संघ सूची के विषय है। अगर बात करें राज्य सूची की, जो राज्य के अधीन कार्य करता है पूर्ण रूप से, तो पुलिस, देखो हिमाचल प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस आपने देखा ही होगा, तो ये राज्य के अंतर्गत आती है। उसके अलावा कृषि, यहाँ कृषि भैया देखो हमारे सेब का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी का आड़ू का है, किसी का टमाटर का है, तो ये कृषि भी जो है राज्य के ही अंतर्गत आती है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं, इसके अलावा अगर बात की जाए जेल, तो जेल देखो आपने देखा होगा तिहाड़ जेल दिल्ली वालों की है, हिमाचल में भी कोई जेल होगी। तो इसी प्रकार ये चीज़ें सारी आपको याद रखनी है। जन स्वास्थ्य भी राज्य के अंतर्गत ही आता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है कि राज्य सूची और संघ सूची में कौन कौन से विषय आता है। तो अभी हम विषय की बात कर रहे हैं कि किस किस सब्जेक्ट की इन अनुसूचियों में बात की जाती है। इसके बाद अगर आगे बढ़े, आगे है समवर्ती सूची, जिसको कहा जाता है कंक्रीट लिस्ट। अगर बात करें कंक्रीट लिस्ट की, तो कंक्रीट लिस्ट में शिक्षा देखो सीबीएसई बोर्ड भी है, एचपी बोर्ड भी है। ये तो आप अपने माइंड से भी लगा सकते हो। सीधा क्वेश्चन आया है कि जो शिक्षा है वो किस अनुसूची के अंतर्गत या किस सूची में आता है। तो शिक्षा की बात करें तो वो समवर्ती सूची में आता है, इस बात को आपने याद रखना है। दूसरा आपका वन, आपने बहुत बार सुना होगा कि वन देखो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो वन भी जो है दोनों में आएंगे, समवर्ती सूची में वन आएगा। इसके अलावा विवाह और तलाक, अगर विवाह और तलाक की बात करें तो विवाह और तलाक भी जो है वो भी किस में आएंगे? तो विवाह और तलाक की दोस्तों अगर बात करते हैं तो विवाह और तलाक भी जो है वो किस में आएंगे? ये भी आपके समवर्ती सूची में आएंगे। आपका कंक्रीट लिस्ट में आएगा बिजली, हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये भी आपने सुना होगा। समाचार पत्र, ये भी जो है किस में आता है? ये भी आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरी लिस्ट आपने याद रखनी है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान की आपकी 8वीं अनुसूची। अगर बात करें 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था? तो 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी, वहाँ पे भाषाओं के उल्लेख की बात की गई थी। पदाधिकारियों का वेतन, एससी और एसटी क्षेत्र में प्रशासन, अनुसूची नंबर 5,
अनुसूची नंबर 6 में दिया है एसटी और एससी क्षेत्र में प्रशासन, लेकिन कुछ विशेष राज्यों के लिए, चाहे असम है चाहे त्रिपुरा है, ये सारे राज्यों के लिए इनके लिए दिया हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें भाषाओं की, तो जब भारत का संविधान बना था तो भारत के संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 8 भाषाएं और जुड़ के अब भाषाओं की संख्या भारतीय संविधान में 22 हो चुकी है। अब कैसे हुआ? तो पहले तो जब भारतीय संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी, धीरे धीरे कैसे बदली? तो सबसे पहले जो है वो सिंधी भाषा, तो सिंधी भाषा जो है वो भारतीय संविधान में 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत आई। इस बात को आपने याद रखना है। तो सीधा क्वेश्चन आपसे कमीशन के पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में किस भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया, तो वो है सिंधी भाषा। संविधान संशोधन भी याद रखना है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत भारतीय संविधान में सिंधी को नई भाषा बना दिया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। और ये भारत की कौन सी भाषा बनती है? 15वीं भाषा। और ये संविधान संशोधन था 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके बाद भारतीय संविधान में 3 कट्ठी भाषाएं जुड़ती है, जो जुड़ती है आपके किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखना है आपका 71वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। तो इसके लिए ट्रिक हमको याद रखना है नमक। ट्रिक का नाम है नमक। तो अगर बात करें नमक की, तो नमक से बनेगा, नौ से बनेगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 71वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत भारत में नमक जो आपके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा ये 18 भाषा हो जाती, 15वीं सिंधी थी, 3 और जोड़ते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके अलावा आपकी BDMS का मतलब है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो याद रहे बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा जो है वो भारतीय संविधान के आखिर में जो है वो कब हुई? 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है वो भारतीय संविधान में इनको जोड़ा गया। तो भैया याद रखना है, बोडो भी याद रखना है और नमक भी याद रखना है, ठीक है। ये बोडो नहीं है, ये क्या है आपका? BDMS है। तो BDMS से बनेगा आपका बोडो, B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है इस भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। अच्छा, अगर बात करें, सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की कौन सी भाषा नहीं है? अब आप 22 की 22 भाषा तो वहाँ पे याद करके जाने वाले नहीं हो, तो अक्सर बच्चे भोजपुरी और अंग्रेजी याद करके जाते हैं। तो भोजपुरी और अंग्रेजी भारतीय संविधान की ऐसी भाषा है जो भारतीय संविधान में नहीं है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि 8 अनुसूचियाँ पहले भी थी, लेकिन अब जो अनुसूचियाँ जुड़ती है वो कोई ना कोई किसी ना किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में जुड़ती है। तो 9वीं अनुसूची इसके बाद आती है। इसमें कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर कोर्ट में भी, न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। एग्जाम्पल, भूमि अधिग्रहण बिल। अगर आपने किसी सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और आप उस ज़मीन को सरकार आपसे वापस लेना चाहती है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। इसलिए सरकारी ज़मीन को हड़पना जो है वो नहीं हड़पना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल के तहत वो आपसे ले ली तो आप कुछ भी उसका नहीं कर पाओगे, सरकार को आपको वापस लौटानी पड़ेगी, ठीक है। धरी की धरी रह जाती है सरकार की चीज़ें, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। और अगर बात करें 9वीं अनुसूची की, तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन, जो पहला ही संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 1951 में जोड़ा गया था। तो याद रखना, ये बहुत पुराना समय है। शायद आप में से 1951 का कोई भी नहीं होगा, और अगर होगा तो वो फिर SP TGT कमीशन की तैयारी कर नहीं रहा होगा, आराम से घर में बैठा होगा। तो याद रखना कि भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसको पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और इसमें कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर आप न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 10वीं अनुसूची बात करता है दल बदल। किसकी बात करता है? दल बदल की बात करता है। अगर बात की जाए आपके दल बदल की, एंटी डिफेक्शन लॉ की, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट विषय है दल बदल। अगर दल बदल की बात करें तो दल बदल जो है वो क्या है? ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में जो 10वीं अनुसूची आई थी वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत आई थी, जिसमें बात दल बदल की गई थी। देखिए, बहुत डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। अच्छा, आगे बढ़ते हुए आता हमारा 11वीं अनुसूची। तो अगर बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची में बात की जाती है, और 11वीं अनुसूची को जोड़ा था
73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। 11वीं अनुसूची में बात की जाती है पंचायतों की। अच्छा, पंचायतों की बात करें तो इसमें कुल विषय कितने हैं? 29। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची में कुल विषय 29 है। आर्टिकल नंबर 40 जो है वो पंचायतों की बात करता है। भारतीय संविधान का भाग नंबर 9 ये भी पंचायतों की ही बात करता है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हर एक बात आपने याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हर एक बात में देखो इम्पॉर्टेंट आपको बताता हूँ। कितने विषय है, किससे रिलेटेड है, सारी बातें महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारे यहाँ पे है लास्ट और अंतिम आज की 12वीं अनुसूची। इसके बाद हम भारतीय संविधान के भाग को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही छोटी एक शॉर्ट वीडियो है। तो याद रखना 12वीं अनुसूची में हम नगर पालिकाओं की बात करते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो आपकी रहती है। अच्छा, नगर पालिकाएँ, तो नगर पालिका की बात भारतीय संविधान की आपकी अनुसूची नंबर 12वीं अनुसूची में होती है, जिसको 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, नगर पालिका में कुल विषय कितने हैं? तो 18 विषय है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।